प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 56 में आप सभी सहभागियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, 12वें सप्ताह के 56वें व्याख्यान के साथ आप सबके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग निरंतर जो ये सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, अंतिम सप्ताह यानी 12वें सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं और आज का जो व्याख्यान है वो 12वें सप्ताह के पहले कालांश यानी पहले व्याख्यान का है। तो हम लोग एक दूसरे के बीच हैं, साथ हैं। आशा है कि जो पिछला व्याख्यान था, व्याख्यान संख्या 55, आप सभी सहभागियों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, कारगर सिद्ध हुआ होगा। तो आपको ये भी पता है कि हम लोग इस सप्ताह में निबंधों पर चर्चा कर रहे हैं, उसके विविध पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं। तो मुख्य विषय पर आने से पहले मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि आज का जो ये व्याख्यान है वो जो पिछला व्याख्यान है उसी की कड़ी होने के बावजूद उससे इतर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको ध्यानपूर्वक अंत तक सुनेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। हमने इससे पहले पत्र लेखन के अंग, औपचारिक पत्र इत्यादि इत्यादि जो 11वें सप्ताह के व्याख्यान थे उसमें हमने इस सब विषय को सीखा और समझा था। हमने अनौपचारिक, औपचारिक पत्र के विविध रूपों पर चर्चा की थी। हमने आपको बताया कि जो 12वां सप्ताह है इसके केंद्र में क्या है, निबंध है। तो इस पूरे सप्ताह में हम लोग जो सीखेंगे, जो हमने इस पूरे सप्ताह के लिए विषय निर्धारित किया है, पहले संक्षेप में उस पर दृष्टिपात कर लेते हैं। तो निबंध का अर्थ एवं उसकी परिभाषा जानेंगे, निबंध के प्रकार पर दृष्टिपात करेंगे, निबंध के अंग क्या होते हैं, निबंध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और एक कालांश होगा जिसमें कि हम विविध विषयों पर जो निबंध है उसके विषय क्या हो सकते हैं, अलग अलग उसके शीर्षक क्या हो सकते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आज की जो ये कड़ी है, व्याख्यान की पहली कड़ी, इसका जो विषय हमने चुना है वो है निबंध का अर्थ एवं परिभाषा। तो हम इस व्याख्यान से ये जानेंगे कि निबंध क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। चूँकि निबंध एक महत्वपूर्ण विषय है और यह विद्यार्थी के रूप में अगर आप हैं तो प्रत्येक चरण में इसका आपको अभ्यास करना होता है, इसकी उपयोगिता होती है। चाहे आप नियमित कक्षाओं में हो या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों, उसमें सम्मिलित हो रहे हों, तो निबंध लेखन की प्रक्रिया से आपको निश्चित रूप से गुजरना होता है। तो इसीलिए हमने जो निबंध है उसकी समझ हेतु यह विषय निर्धारित किया है। आप लोग जानते हैं कि निबंध जो है वो आधुनिक साहित्य की एक विधा है। यानी अगर हम इसको साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक विधा है, विधा के रूप में इसका प्रचलन है, लेकिन ये आधुनिक है।
प्राचीन समय से इस निबंध का जो वर्तमान कलेवर है, वर्तमान स्वरूप है, उस प्रकार से नहीं मिलता। और हिंदी जो भाषा है, जो हिंदी का साहित्य है, उसमें इसकी स्थिति वही है जो पूरी दुनिया के साहित्य में है। यानी विश्व की जो दूसरी भाषाएं हैं और दूसरे साहित्य हैं, यानी उन भाषाओं के साहित्य हैं, उसमें इसकी एक प्रभावशाली उपस्थिति है, तो हिंदी में भी इसकी प्रभावशाली उपस्थिति होती है। दरअसल निबंध जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही परिष्कृत और प्रौढ़ गद्य का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। इसके माध्यम से गद्य की कसौटी की जाती है, इसे गद्य की कसौटी के रूप में भी हम जानते हैं। और निबंध को जो आधुनिक चेतना है, आज का जो युग है उसी का परिणाम माना जाता है। मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य में ये अपनी स्वतंत्र अस्मिता रखता है, और न केवल स्वतंत्र बल्कि ये विधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ और परिभाषा पर विचार विमर्श करेंगे। यानी कहने का आशय है कि व्याख्यान की शुरुआत हम उसी प्रकार से करेंगे कि जैसे कि हम प्रत्येक कक्षा में करते चले आ रहे हैं। तो यद्यपि ये परिभाषा यहाँ पर देखनी है, अर्थ देखना है, लेकिन परंपरा के अनुसार हम सबसे पहले इस शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, निबंध जो है वो नी, बंध और ल्युट प्रत्यय से बना है। आप देखिए, तो निम का अर्थ है भली भांति या विशेष प्रकार से, बंध शब्द का अर्थ है बंधना, अर्थात अच्छी तरह बंधा हुआ या गठा हुआ। यानी निबंध शब्द से तात्पर्य क्या होगा, इस आधार पर, यानी जो उसकी व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, उसे हम निबंध के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है क्रमबद्धता की बड़ी महती आवश्यकता होती है, एक निश्चित प्रारूप होता है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि कोई बहुत बंधा बधाया प्रारूप नहीं होता है। लेकिन उससे पहले हम इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। ये कहाँ से आया, हिंदी में संस्कृत भाषा से ये आया है। आप देखिए कि जैसे इस शब्द का उच्चार होता है तो फौरन हमारे मस्तिष्क में हमने निबंध तो संस्कृत से लिया है, लेकिन कौन सा शब्द कौंधता है, अंग्रेजी का ऐसे शब्द हमारे मस्तिष्क में कौंधता है। और ये शब्द वहाँ कहाँ से आया है, वो फ्रेंच भाषा से आया है। अंग्रेजी में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका होता है प्रयोग करना, और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बेकन ने। आप लोग बेकन से परिचित होंगे, बड़े निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। वो मानते हैं कि इसकी महती विशेषता होती है, और वो किसमें निहित होती है, इसकी वस्तुनिष्ठता में निहित होती है। और इसके जनक की जब बात करते हैं, इसकी शुरुआत किससे मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत के संदर्भ में
एक फ्रेंच विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान है मोंटेनिस्से, उनसे मानी जाती है। और वो ये कहते हैं कि इसमें वैयक्तिकता की महत्ता होती है, यानी ये वस्तुनिष्ठता के साथ या उसकी उससे इतर ये वैयक्तिकता को इसमें महत्ता प्रदान करते हैं। मानक हिंदी कोश के अनुसार निबंध का जो आशय है वो ये है कि यह वह विचार पूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय के सभी अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया जाता है। वर्तमान में निबंध जो है वो हमने पहले भी बताया कि गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्वीकृत है, लेकिन आप ये जान जाइए, समझ लीजिए, ये जानना ज़रूरी है कि संस्कृत में जो पद्यमयी रचनाएं होती थीं वो निबंध के अंतर्गत परिगणित की जाती हैं। इसीलिए सरस्वती जो एक हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिका है, जिसको कि हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, उसके संपादन काल तक संस्कृत से पूर्ण परिचित हिंदी के पंडित भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाओं को निबंध कहते थे। यानी गद्य के साथ साथ संस्कृत के प्रभाव के कारण पद्य में लिखी गई रचनाओं को भी निबंध कहा जाता था। लेकिन आज का जो हिंदी निबंध साहित्य है उस संस्कृत की परंपरा से भिन्न है, यानी उससे ये अलग है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं सदी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से वो सदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से जो उसका उत्तरार्ध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अगर आप देखें, यानी उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि निबंध हिंदी का नितांत आधुनिक रूप है। हमने पहले ही बताया कि निबंध जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है, इसका भी हमने उल्लेख किया कि विचारों से बंधा या गूंथा हुआ। ये आधुनिक तो है ही, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिखने की अपनी पद्धति है, किसी एक विषय को लेकर के अपने अनुभव और साथ साथ अध्ययन के आधार पर, यानी आपका अनुभव तो होगा ही, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, दोनों को मिला करके अपने विचारों को एक क्रम में जब रखते हैं या रखा जाता है तो इसी क्रम को निबंध की कसौटी के रूप में माना जा सकता है। इस तरह की रचनाओं में निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति आवश्यक हो जाती है। अगर उसके व्यक्तित्व की, यानी उसके निजी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति ना होती तो संभवतः उसकी जो मौलिकता है वो बाधित होती। तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति ही उसकी मौलिकता को निर्धारित करने वाले तत्व के रूप में देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बहुत सहज रूप से कहें कि निबंध क्या है, तो निबंध वो गद्य रचना है जो कि किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि पहले भी मैंने उल्लेख किया है, देखिए कि दो चीज़ें हमने ख़ास तौर से आप लोगों को बताई कि बेकन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और मॉन्टेन उनका भी इस विधा के विकास के जनक के रूप में उल्लेख किया जाता है।
निबंध जो है महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक परिष्कृत और प्रौढ़ गद्य का प्रतीक है, ऐसा हमने आप लोगों को पहले भी इसी व्याख्यान में बताया। और ये भी बताया था कि यह सूत्रों में बंधी हुई रचना होती है। अब हम ये देखते हैं कि वस्तुतः कलात्मक दृष्टि से इसका क्या वैशिष्ट्य होता है और कलात्मकता के साथ साथ इसके लेखन के कौन कौन से पहलू हैं, इसका भी मैं संक्षेप में आप लोगों के सामने उल्लेख करना चाहूँगा। आप लोग ये जानते हैं कि पहले भी मैंने उल्लेख किया कि इसमें जो है किसी भी विशिष्ट विचार श्रृंखला को पिरोया जाता है, स्थिति का वर्णन किया जाता है। और जब हमने वैयक्तिकता की बात की तो इसका मतलब है कि अपने भावों और विचारों को इसमें समाहित करना आवश्यक होता है। कोई भी अगर निबंध लेखक है तो उसको व्यक्तिगत भावों के साथ साथ ज्ञानी भी होना चाहिए। जो भी विषय वो निबंध के लिए चुन रहा है उस विषय का उसे ज्ञान ज़रूरी है, यानी उस विषय के ज्ञान के बिना वो अच्छा निबंध नहीं लिख सकता है। और किसी भी लेखन के लिए भाषा की पकड़ महत्वपूर्ण होती है, तो निबंध के लिए तो निश्चित रूप से भाषा पर गहरी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अलग भाषा होती है, इसीलिए निबंध में भाषाई वैभिन्न के कारण प्रत्येक निबंधकार का जो भाव है उसके साथ साथ उसका व्यक्तित्व है और उसकी शैली इत्यादि स्पष्ट रूप से नुमाया हो जाती हैं। ये कारण ये भी है, यानी इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि ये जो वैभिन्न है, ये वैभिन्न विषय एक होने के बावजूद, यानी एक विषय हम चुनते हैं उस पर निबंध लिखते हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने वो आता है। और इसके उद्देश्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो है वो क्या होता है, भावों और विचारों को संवैधानिक रूप से जब हम व्यक्त करते हैं तो होता यह है कि पाठक उसको पढ़ता है और उसका प्रभाव ये होता है कि वो मानसिक रूप से और समृद्ध होता है, उसके विचार और अधिक परिपक्व होते हैं। कोई भी निबंध अगर लिख रहा है तो इस कला को विकसित करने के लिए लेखक को अपने विचारों में स्पष्टता लानी होती है और जो प्रस्तुतिकरण है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो आदान प्रदान की क्षमता होती है, देने की जो विशेष रूप से क्षमता होती है, उसको भी इसके लिए प्रभावशाली बनाना होता है। अब हम थोड़ा सा निबंधों की परिभाषाओं पर गौर कर लेते हैं जो कि विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अंग्रेज़ी विद्वान और निबंधकार डॉक्टर सैमुअल जॉनसन निबंध को विचार नहीं भाव तरंग के संदर्भ में देखते हैं। वो निबंध की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि निबंध मानसिक जगत की विशृंखल विचार तरंग एक असंगठित अपरिपक्व और अनियमित विचार खंड है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कि इंग्लिश भाषा में है, उसमें निबंध की बहुत सारी यानी अधिकांश
विशेषताओं को ध्यान में रख करके कहा गया है कि किसी विशिष्ट विषय या उसकी शाखा के संबंध में एक मध्यम आकार की गद्य रचना को निबंध कहते हैं, जो अपने मूल रूप में अपूर्ण सी होती है किंतु बहुत ही समृद्ध होती है, परिपक्व होती है और प्रभावशाली होती है। हडसन ने निबंध को परिभाषित करते हुए कहा है, निबंध कुछ इने गिने पृष्ठों पर लघु विस्तार में होना चाहिए, जिसमें सार गर्भित ठोस विचारों का निर्देश हो और यह विचार अधिक विस्तार से प्रकट न किए गए हों। तो आप इन पाश्चात्य विद्वानों के बाद कुछ भारतीय विद्वानों की परिभाषा यानी उनके विचार को देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, वो निबंध को व्यवस्थित एवं मर्यादित विचार गद्य रचना मानते हैं, जिसमें शैली की विशिष्टता और लेखक के निजी चिंतन और अनुभव की विशेषता के कारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भी होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं, आधुनिक पाश्चात्य लेखकों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृति या लोकमान्य स्वरूप से कोई संबंध न रखे अथवा भाषा के सर्कस वालों की सी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवाय और कुछ ना हो। तो आपने देखा कि उन्होंने बहुत ही विस्तार से और तमाम पक्षों को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार बाबू गुलाब राय निबंध में व्यक्तिगत और विचार दोनों तत्वों को आवश्यक मानते हैं और वो कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। यहाँ भी आप देखिए कि उन्होंने तमाम तत्वों को इस परिभाषा में समेटा है, यानी उसके बहुत अधिकांश गुणों को यहाँ पर रेखांकित कर दिया है। पंडित श्याम सुंदर दास भी निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं, निबंध वह लेख है जिसमें किसी विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण तरीके से विचार किया गया हो। यानी उन्होंने इसमें विस्तार और पांडित्यपूर्णता का महत्व रेखांकित किया है, ज्ञान का महत्व रेखांकित किया है। प्रिय सहभागियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा एक दूसरी परिभाषा को भी हम देखते हैं। वो कहते हैं, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है
तो यहाँ पर आपने देखिए इस परिभाषा में या इस वैशिष्ट में, इसको आप अगर परिभाषा के रूप में रेखांकित ना करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निबंध को बहुत महत्ता प्रदान की गई है। एक तरीके से गद्य की कसौटी के रूप में इसे माना गया है और इसमें जो भाषा की शक्ति है उसका भी संकेत किया गया है। एक अन्य विद्वान है डॉक्टर लक्ष्मी सागर, उन्होंने निबंध के तत्वों को ध्यान में रखते हुए लिखा है, निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से है जिसमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है। यह भी लिखते हैं, यानी आगे वो ये लिखते हैं कि निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य का नितांत और आधुनिक रूप है। तो यहाँ पर भी आपने निबंध के कतिपय वैशिष्ट्य को देखा। आपने ये देखा कि इसमें भी निजता की अभिव्यक्ति को महत्व दिया गया है और आधुनिकता जो इसकी है, यानी ये जो आधुनिक विधा के रूप में है और महत्वपूर्ण विधा के रूप में है, उसका भी संकेत किया गया है। एक अन्य विद्वान है ओंकार नाथ शर्मा, वो भी निबंध को परिभाषित करते हुए कहते हैं, निबंध वह लघु मर्यादित साहित्यिक विधा है जिसमें निबंधकार विषयानुसार अपने हृदय स्थित भावों, अनुभूतियों तथा विचारों का कलात्मक चित्रण वैयक्तिकता के साथ प्रदर्शित करता है। तो इस परिभाषा में भी आप देख सकते हैं कि वैयक्तिकता का महत्व रेखांकित हुआ है और अधिकांश विद्वानों ने निबंध में वैयक्तिकता के महत्व को रेखांकित किया है, उसको निबंध की एक महती आवश्यकता या तत्व के रूप में माना है और साथ साथ जो अनुभूतियां हैं, लेकिन अनुभूतियों के साथ अध्ययन भी तमाम विद्वानों ने, यानी अध्ययन की महत्ता को, ज्ञान की महत्ता को भी इसमें रेखांकित किया है। वैयक्तिकता के साथ साथ आप अनुभव भी आपका है, अनुभूति भी आपकी है, लेकिन आपको उस विषय के संदर्भ में ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और सभी विद्वानों ने कलात्मकता को भी महत्व प्रदान किया है। तो इस प्रकार से प्रिय सहभागियों, हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी एक विषय का वर्णन किया जाता है। यह प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सजीवता, संगति एवं सुसंबद्धता के साथ किया जाता है। निबंध में लेखक का अपना व्यक्तित्व साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसका अपना दृष्टिकोण यानी निजी दृष्टिकोण होता है। शैली, भाषा इत्यादि पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसमें तर्क होता है, विचार की शक्ति होती है और ये सारे तत्व मिलकर के निबंध का स्वरूप निर्धारित करते हैं। ये निबंध की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किए जा सकते हैं। तो आशा है कि इस विषय को आपने आत्मसात किया होगा। हम लोग अब अपने अंतिम क्रियाकलाप की तरफ आते हैं। वो ये है कि स्वमूल्यांकन आपको करना होता है और सदैव की भांति आपको अपने सीखने और समझने की क्षमता को परखने के लिए कुछ प्रश्नों पर आना होगा। वो प्रश्न हम दे रहे हैं और आप उनके उत्तर तलाशेंगे।
इसके माध्यम से जो आपने सीखा है, समझा है, उसकी परख होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के सामने व्याख्यान संख्या 55 के उत्तर प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो उत्तरमाला 55, 1 का उत्तर दा, 2 का आ, 3 का ब, 4 का आ और 5 का सा। तो आइए आज के प्रश्नों को पढ़कर देखकर उनके सही विकल्पों का हम चयन करने का प्रयास करेंगे, आप चयन करने का प्रयास करेंगे और अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न है, निबंध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? निबंध, 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 इनमें से कोई नहीं। निबंध शब्द का अर्थ है विकल्प आ बंधा हुआ, बा गूंथा हुआ, सा विचारात्मक, दा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 3 है, निबंध को गद्य की कसौटी किस विद्वान ने माना है? विकल्प आ है रामचंद्र शुक्ल, बा बाबू गुलाब राय, स हजारी प्रसाद द्विवेदी और दा किसी अन्य ने। प्रश्न नंबर 4 है, निबंध का जनक किसे माना जाता है? विकल्प आ हडसन, बा मॉन्टेन, सा जॉनसन, दा इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, निबंध में क्या आवश्यक है? स्वच्छंदता, स्पष्टता, मौलिकता। अंतिम विकल्प में है इनमें से सभी। तो प्रश्न आपने देखा, इसका उत्तर ढूंढिए, स्वमूल्यांकन कीजिए। इसी के साथ ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। व्याख्यान में आप आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।